Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we study the remaining part of the ventilator. अभी तक हमने पढ़ा कि वेंटिलेटर होता क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है और उसके मोड क्या क्या होते हैं. आज हम पढ़ेंगे कि वेंटिलेटर को सेट कैसे किया जाता है, सेटिंग क्या क्या होती है वेंटिलेटर की. जब भी कोई पेशेंट आता है और उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है तो हमें कहा जाता है कि वेंटिलेटर तैयार कर लीजिए. तो जो जो चीज़ें उसमें सेट करी जाती हैं, जो फैक्टर्स, जो वॉल्यूम्स, जो रेट्स उसमें सेट करी जाती हैं, आज हम वो सब पढ़ेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइडल वॉल्यूम के साथ. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि जो पेशेंट का वेट होता है उस पर डिपेंड करती हैं कि हम कितना सेट करेंगे, जो कि होती है 7 to 8 ml पर kg. मान लीजिए पेशेंट का वेट 70 kg है तो हम 7 और 8 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 490 और 560 के बीच का एवरेज जो है वो 500 ml हम टाइडल वॉल्यूम सेट करेंगे. मीन्स 7 to 8 ml पर kg हम टाइडल वॉल्यूम सेट करेंगे. पेशेंट का वेट जितना होगा उसको 7 to 8 ml के हिसाब से मल्टीप्लाई करके हम अगर निकालेंगे तो उतना ही हम टाइडल वॉल्यूम सेट करेंगे. उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी रेट. रेस्पिरेटरी रेट में 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग का रेस्पिरेटरी रेट होता है, वही हम वेंटिलेटर में भी सेट करेंगे. उसके बाद आता है माइन्यूट वॉल्यूम वेंटिलेशन. माइन्यूट वेंटिलेशन क्या होता है, 1 मिनट में एयर कितनी अंदर कितनी बाहर है, 1 मिनट में कितनी एयर अंदर और बाहर आ रही है, उसको हम माइन्यूट वेंटिलेशन बोलेंगे. और इसमें कैसे पता करते हैं माइन्यूट वेंटिलेशन कितना है, ब्रीथ पर मिनट इनटू टाइडल वॉल्यूम. ब्रीथ हमने वहाँ पे 12 ब्रीथ पर मिनट लिया था, टाइडल वॉल्यूम 500, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइन्यूट वॉल्यूम आ जाएगा 6000 ml पर मिनट. तो ये था हमारा माइन्यूट वॉल्यूम. अब आता है FiO2. FiO2 का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2 और एयर. मीन्स मान लीजिए हमारे जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन वो होती है 21%. तो हम पेशेंट की जो FiO2 होती है वो हम कितनी सेट करेंगे, 21 से लेके 100 तक. 21 तो जो एनवायरनमेंट में होती है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बींग लेता है, लेकिन पेशेंट है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग उसको जितनी रिक्वायरमेंट होगी 21 से लेके और 100% तक जितनी भी उसको रिक्वायरमेंट होगी हम उसकी FiO2 सेट करेंगे. तो ये बेसिक चीज़ें थी, टाइडल वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी रेट एंड माइन्यूट वॉल्यूम एंड FiO2. अब आती है पीप. पीप क्या होती है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर. पीप में क्या होता है, जैसे हम जो CPAP और BiPAP मैंने मोड बताया था उसमें पॉजिटिव प्रेशर देते हैं, पूरी साइकिल के दौरान हम पॉजिटिव प्रेशर देते हैं BiPAP और CPAP में. लेकिन जो पीप होता है वो क्या करती है, वो पॉजिटिव प्रेशर देती है ओनली एक्सपायरेशन के दौरान. ओनली एक्सपायरेशन के दौरान वो हम पॉजिटिव प्रेशर देते हैं. ठीक है. एक जो नॉर्मल अडल्ट होता है उसमें जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है वो हमेशा एक प्रेशर क्रिएट करके रखती है. मीन्स जैसे कि एक्सपायरेशन के बाद हम इंस्पायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, लेकिन जब हम बिल्कुल सांस छोड़ देते हैं, एक्सपायरेशन कर लेते हैं, उसके बाद भी हमारे लंग्स में कुछ वॉल्यूम बच जाती है जिसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं. लेकिन वेंटिलेटर पे जब हम पेशेंट को रखते हैं तो वेंटिलेटर तो एक मशीन है, और जो मशीन अगर हम सेट कर रहे हैं पेशेंट खुद से नहीं ले पा रहा तो रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं रह पाएगी. इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे कि एक्सपायरेशन के बाद भी रेजिडुअल वॉल्यूम रह पाए. अगर वो नहीं रही तो लंग्स कोलैप्स कर सकते हैं. इसीलिए हम एक पीप सेट करते हैं जो कि एक्सपायरेशन के बाद भी कुछ प्रेशर मेंटेन करके रखती हैं, पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करके रखती हैं, जिससे कि एल्वेलाई या लंग्स कोलैप्स नहीं होते हैं. इसीलिए पीप को सेट किया जाता है. और पीप की नॉर्मल वैल्यू होती है 5 to 10. ये एल्वेलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है और पॉजिटिव प्रेशर होता है ये एक्सपायरेशन के दौरान. ठीक है. ये पूरी साइकिल के दौरान का प्रेशर नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरेशन के दौरान जो प्रेशर मेंटेन करना होता है उसी को हम पीप बोलते हैं. ये तो थी सेटिंग्स कि हम क्या क्या चीज़ें सेट करते हैं वेंटिलेटर के अंदर. उसके बाद आती है शाई क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज 1.5 to 2 times ऑफ सेट टाइडल वॉल्यूम. ये क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हम टाइडल वॉल्यूम 500 ml सेट करते हैं,
और अगर हम 500 ml ही देते रहते हैं तो जो लंग्स का कॉम्प्लियंस होता है, मीन्स लंग्स के अंदर जो इलास्टिक टिश्यू होता है वो एक्सपेंड करता है। जैसे हम टाइडल वॉल्यूम सेट करते हैं, मान लीजिए 500 ml सेट कर दिए हैं हमने, तो और लंबे समय तक पेशेंट को वेंटिलेटर पर रख रहे हैं, तो एक फिक्स वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम सेट करी होती है, जिसकी वजह से लंग की एट्रोफी हो जाती है, मीन्स फिक्स हो जाता है। लंग्स 500 से ज़्यादा फिर एक्सपेंड ही नहीं हो पाते हैं। इसीलिए हम लंग्स को की एट्रोफी को बचाने के लिए, कि लंग्स की एट्रोफी ना हो और जो लंग्स हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे, उनकी इलास्टिसिटी मेंटेन रहे, हम शाई मीन्स शाई वो करते हैं, सेट करते हैं एक टाइडल वॉल्यूम, ऐसा टाइडल वॉल्यूम सेट करते हैं कि मान लीजिए 500 तो हमने सेट किया ही है, लेकिन 500 के अलावा भी हम 1 आवर में 6 से 10 बार जो हमने फ़िक्स किया हुआ है, मान लीजिए हमने 500 फिक्स किया, 500 ml फिक्स किया हुआ है, लेकिन ये 1 आवर में हर मिनट में जा रहा है, 500 ml हर मिनट में जा रहा है, हर आवर में जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम 6 से 10 बार क्या करेंगे, 750 ml जो है एयर देंगे या फिर प्रेशर देंगे एयर का, ठीक है। जिससे कि क्या होएगा, जो लंग्स हैं वो एक जगह पे फिक्स नहीं होंगे, ठीक है। मान लीजिए टाइडल वॉल्यूम 500 ml सेट की हुई है, तो एक आवर में हम 6 से 10 बार 500 ml की बजाय 750 ml वॉल्यूम देंगे लंग्स को, जिससे कि एक वॉल्यूम पर फिक्स नहीं होंगे लंग्स और उनका कॉम्प्लियंस और इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी। इसी को हम शाई बोलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर that is 1.5 to 2 times of the set tidal volume delivered 6 to 10 times per hour, मीन्स जितना हमने नॉर्मली सेट किया हुआ है टाइडल वॉल्यूम, उससे 1.5 से 2 गुना डिलीवर करना 1 आवर में 6 से 10 बार। इसी को हम शाई बोलते हैं। और शाई किस लिए देते हैं हम, ताकि जो लंग्स की इलास्टिसिटी है, कॉम्प्लेंस है, वो मेंटेन रहे। अब आता है बकिंग और फाइटिंग द वेंटिलेटर। कई बार क्या होता है, जो पेशेंट है मैकेनिकल वेंटिलेशन पे जो होता है, frequently develop respiratory distress because of patient effort to breathe out during ventilator inspiratory phase। मीन्स जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तो बीच में कई बार पेशेंट एफर्ट करता है, खुद से सांस लेने की कोशिश करता है, खुद से ब्रीथ आउट की कोशिश करता है। तो उस दौरान हमें क्या करना होता है, जब ऐसी कंडीशन आए तो हमें पेशेंट को अनकॉन्शियस रखना है, पेशेंट को अनकॉन्शियस करके रखना है, ताकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ना हो और पेशेंट ब्रीथ आउट ना करें। अगर पेशेंट ब्रीथ आउट करेगा और वेंटिलेटर मशीन उसको प्रेशराइज करेगी या फिर उसको अच्छे से ब्रीथ नहीं लेने देगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। और ऐसा जब भी वेंटिलेटर पे होता है तो हमें सेडेट करके रखना होता है पेशेंट को। उसकी वजह यही होती है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से बचाना होता है पेशेंट को। तो आज हमने वेंटिलेटर की सेटिंग पढ़ी है, जिसमें कि हमने रेस्पिरेटरी रेट पढ़ा, माइन्यूट वॉल्यूम पढ़ी, FiO2 पढ़ा, टाइडल वॉल्यूम क्या सेट करनी है, उसके बाद हमने पीप पढ़ा, उसके बाद शाई और बकिंग और फाइटिंग द वेंटिलेटर क्या होता है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें एक वेंटिलेटर पेशेंट के साथ ध्यान में रखने होते हैं। तो वो क्या क्या होंगे, जब भी कोई क्लाइंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पर होता है तो सबसे पहले हमें पेशेंट को असेस करना है, उसके बाद वेंटिलेटर को असेस करना है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले हम पेशेंट को देखेंगे कि पेशेंट ने बाइट तो नहीं कर रखा है या पेशेंट सही से तो है। मीन्स पहले अगर कोई अलार्म बज रहा है, वेंटिलेटर मशीन कोई अलार्म दे रही है, तो सबसे पहले हमें वेंटिलेटर को नहीं देखना है, सबसे पहले हमें पेशेंट को देखना है, पेशेंट की कंडीशन सही है या नहीं है। उसके बाद असेस फॉर द नीड ऑफ सक्शनिंग, कि सक्शन की नीड तो नहीं है। पेशेंट के अंदर जो स्पूटम हो जाता है थ्रोट में या ईटी ट्यूब में, जब स्पूटम हो जाता है तो कई बार उसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है ईटी ट्यूब, तो हमें वो चीज़ें असेस करनी है कि सक्शनिंग की ज़रूरत तो नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब भी पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तो हमें एम्बू बैग बेड साइड हमेशा रखना ही होता है। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, इसको हमें पेशेंट के बेड साइड पर रखना है, ताकि जब भी इमरजेंसी हो तो हम एम्बू बैग का यूज़ ले सकें।
उसके अलावा हमें पोजीशन पेशेंट की हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करानी है। तो ये चीज़ें थी जो हमें वेंटिलेटर पेशेंट के की हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है वेंटिलेटर पेशेंट की। कॉम्प्लिकेशन में हम वेब काउंट कर सकते हैं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, जो कि ट्यूबिंग की वजह से हो सकता है, हाइजीनिक मेंटेन ना करने की वजह से हो सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है, ओरल केयर डेफिसिट की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर बैरोट्रोमा या वॉल्यूट्रोमा भी हो सकता है, जो कि लंग इंजरी में काम आते हैं। तो आज ये थी वेंटिलेटर सेटिंग्स, वेंटिलेटर सेटिंग क्या क्या करते हैं और वेंटिलेटर सेटिंग में क्या क्या होता है जब भी कोई पेशेंट हमें वेंटिलेटर पर डालना होता है। थैंक यू।